नमस्कार साथियों, उत्कर्ष के निष्कर्ष में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है रेशम मार्ग और चीन की महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। इस पर हम चर्चा करने आ रहे हैं कि क्या आपको लगता है कि परिवहन क्रांति के बल पर कोई देश दुनिया में अपना प्रभुत्व स्थापित कर सकता है? कोई देश इतना शक्तिशाली हो सकता है कि अपने बाजारों को दुनिया तक पहुंचा दे? अपनी पहुंच दुनिया तक पहुंचाने का काम कर रहा है चीन, वह भी उस मार्ग को पुनर्जीवित करते हुए जो आज से हजारों वर्ष तक मध्य एशिया, यूरोप, एशिया और चीन के बीच सांस्कृतिक आर्थिक आदान प्रदान का बिंदु रहा है। वह मार्ग है सिल्क रूट यानी रेशम मार्ग। इस रेशम मार्ग से न केवल व्यापार हुआ है, वरन इस रेशम मार्ग के माध्यम से विद्वानों का, ज्ञानियों का, संस्कृति का, वस्तुओं का आदान प्रदान कई वर्षों तक लगातार होता रहा है। ये 6500 किलोमीटर लंबा रेशम मार्ग आज बनने जा रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चीन की यह बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसमें 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर होंगे, 6 आर्थिक गलियारे होंगे। ये गलियारा होगा चीन, मंगोलिया, रूस। दूसरा होगा न्यू एरेशिया ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। तीसरा होगा चाइना, मध्य एशिया, पश्चिम एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर। चौथा होगा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पांचवा होगा बांग्लादेश चीन इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। और छठवां होगा चाइना इंडो चाइना पेनिनसुलर। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 6 कॉरिडोर बनेंगे। ये जो बेल्ट इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट सिल्क रूट पर स्थित है, जो काफी परंपरागत सिल्क रूट है। तो ये सिल्क रूट है क्या, इस बात को हम समझेंगे कि सिल्क रूट क्या है। तो सिल्क रूट जो है ये प्राचीन काल से एक ऐसा मार्ग है जहां से व्यापार होता था। चीन से लेकर मध्य एशिया तक संपर्क स्थापित किया जाता था, जिसकी एक शाखा भारत में भी आती थी। भारत को भी इसका लाभ हुआ है इस सिल्क रूट का। और सिल्क रूट के बारे में बात करें तो ये पूर्व और पश्चिम के बीच एक आर्थिक और सांस्कृतिक सेतु के रूप में काम किया। इट्स अ कल्चरल एंड इकोनॉमिक ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। चीन को मध्य एशिया से जोड़ता था, दक्षिण एशिया, पश्चिम एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका इससे जुड़े हुए थे इस प्राचीन रेशम मार्ग से। हान वंश, जिसका काल 207 से 220 एडी तक रहा है, 1453 तक ये रहा है। ऑटोमान एम्पायर के आने के बाद यह रेशम मार्ग बंद हो गया। प्रश्न उठता है, शब्द किसने प्रयोग किया कि रेशम मार्ग क्या है? तो रेशम मार्ग का शब्द पहली बार 1877 में जर्मनी के फर्डिनेंड वॉन रैक्टोफॉन ने इसका पहली बार प्रयोग किया। यद्यपि रेशम के व्यापार के कारण इसे रेशम मार्ग का नाम दे दिया गया। अब भारत से इसका क्या संबंध रहा है? तो भारत में रेशम मार्ग के 12 साइट्स हैं, 12 स्थल बने हुए हैं। और भारत जो है प्राचीन काल से जो हमारा रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार होता था, वो व्यापार इसी रेशम मार्ग के माध्यम से होता। मतलब रोमन साम्राज्य से अगर भारत ने लाभ कमाया है तो उसका कारण रेशम मार्ग रहा है, और जिसमें सर्वाधिक लाभ कुषाण साम्राज्य के द्वारा कमाया गया। और कुषाणों ने रेशम मार्ग पर अधिकार कर लिया और उन्होंने इस रेशम मार्ग के माध्यम से भारत की संस्कृति को मध्य एशिया और यूरोप तक पहुंचाने का काम किया, जिससे भारत में भी व्यापारिक प्रगति हुई। उस व्यापारिक प्रगति का लाभ हमें सांस्कृतिक प्रगति में दिखाई देना शुरू हुआ। और जो भारत के जो 12 स्थल हैं वो जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे तमिलनाडु तक फैले हुए हैं। जैसे उदाहरण के लिए इंद्रप्रस्थ हो गया, अहिछत्र हो गया, श्रावस्ती, कुशीनगर, वैशाली, कौशाम्बी, विक्रमशिला, नल्ला सोपारा स्तूपा, कावेरी पट्टनम, अरिकामेडु, संघोल, हारवन, ये 12 स्थल हैं जो रेशम मार्ग के हैं प्राचीन काल से।
इसी रेशम मार्ग के स्थल पर चीन की एक बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव 2013 में इस योजना को लेकर आया गया है। कजाकिस्तान की यात्रा के दौरान प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा? सी जिनपिंग के द्वारा। और 2016 में इसका नाम बदलकर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कर दिया, क्योंकि वन शब्द जो है वो कहीं ना कहीं चीन के प्रभुत्व को दर्शाने का काम करता है। यह परियोजना लगभग 2049 तक पूरी होने की संभावना है। लगभग 70 देश इससे जुड़े होंगे। इस पर जितना खर्च होगा वो दुनिया की जीडीपी का 1/3 खर्च होगा। इतनी विस्तृत परियोजना है ये सिल्क रूट या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना। बात आती है इस परियोजना से चीन को क्या लाभ है। अगर हम चीन की बात करें तो चीन को वैश्विक प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा, क्योंकि परिवहन क्रांति बहुत ही महत्वपूर्ण क्रांति है, क्योंकि इसके माध्यम से चीन रेल मार्ग, सड़क मार्ग और जल मार्ग दोनों के माध्यम से पूरी दुनिया से जुड़ने की बात करेगा। तो यहां पर चीन का क्या होगा? वैश्विक प्रभुत्व स्थापित हो जाएगा। ये देखिए 2 तरह के मार्ग हैं। एक थल मार्ग है जो रेड डॉट से आप देख रहे हैं, और ये ग्रीन डॉट जो है तो इस तरह से ये जो ग्रीन डॉट के माध्यम से जलमार्ग होगा, यहां पर सड़क और रेल मार्ग के द्वारा चीन का विकास होगा। इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है चीन का वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करना। चीन चाहता है कि उसका वैश्विक प्रभुत्व स्थापित हो सके। दक्षिण एशिया, हिंद महासागर, दक्षिण एशिया हिंद महासागर में दबदबा बनाना, क्योंकि आने वाले समय में हिंद महासागर की भूमिका बड़ी हो जाएगी। और क्या है? चीनी उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना, चीनी उत्पादों को दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना। तो ये चीन का उद्देश्य है। एक उद्देश्य जो छिपा हुआ उसका उद्देश्य है वो है मलक्का जल संधि की दुविधा से छुटकारा पाना। मलक्का जल संधि की दुविधा, अब ये मलक्का जल संधि की दुविधा क्या है इसको हम देखते हैं। दरअसल चीन का जो व्यापार होता है, खासकर 80% तेल का व्यापार इस मलक्का जल संधि, ये देखिए मलक्का जल संधि यहां से होता है। अगर इस जल संधि पर भारत और उसके सहयोगी देशों का नियंत्रण स्थापित हो गया तो चीन के लिए बड़ी संकट की स्थिति होगी। इसलिए चीन ने एक प्रयास किया था। चीन का जो प्रयास था वो प्रयास क्या था कि यहां जो थाईलैंड है यहां से एक छोटी सी कैनाल बना दी जाए और मलक्का जल संधि पर निर्भरता कम करें, या दूसरा रूट भी तैयार हो जिससे ये दूरी घट जाए। परंतु थाईलैंड ने इनकार कर दिया है, इसलिए अभी ये इस पर कोई काम नहीं कर पा रहा। इसी मलक्का जल संधि की दुविधा से बाहर निकलना चीन का उद्देश्य है। अब बात आती है कि इस पर भारत का क्या प्रभाव होगा। तो भारत इसका सदस्य नहीं है।
भारत इसका सदस्य नहीं है। क्यों नहीं है इसका सदस्य? क्या समस्या है भारत को? भारत को समस्या यह है कि इससे चीन की शक्ति बढ़ रही है। चीन की शक्ति बढ़ना भारत के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है सीपैक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये सीपैक से भारत की संप्रभुता पर खतरा है। ये 3000 किलोमीटर लंबा जो मार्ग है, देखते हैं हम क्या मार्ग है सीपैक। तो ये है सीपैक, चीन से शुरू है, पूरी लंबाई 3000 है। अलग अलग इंडस राजमार्ग 1264, काराकोरम 1300 मार्ग। इसमें समस्या क्या है? ये भारत के पीओके क्षेत्र, ये पीओके दिख रहा है आपको, ये पीओके क्षेत्र से गुजरेगा। और पीओके किस क्षेत्र से गुजरेगा? गिलगित और बाल्टिस्तान क्षेत्र से गुजरेगा। दिक्कत यह है कि अगर भारत इसका सदस्य बन जाता है तो कहीं ना कहीं हम चीन की पीओके में एंट्री को स्वीकार कर लेंगे। और सीपैक को स्वीकार करने से यह तय हो जाएगा कि भारत पर पीओके का कोई अधिकार नहीं है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारा दावा कमजोर हो जाएगा। दूसरी चिंता क्या हमारी? कहीं ना कहीं इससे चीन की आर्थिक प्रगति भी होगी और अप्रत्यक्ष रूप से इसका लाभ पाकिस्तान को मिलेगा। इसलिए हम परलाप स्ट्रिंग थ्योरी, पाकिस्तान की प्रगति, इन सब को सोचकर इस प्रोजेक्ट से दूर है। पर क्या यह प्रोजेक्ट से दूरी हमारे लिए लाभकर होगी? क्योंकि इससे भारत को भी लाभ होगा, तिब्बत तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसको भी बाजार प्राप्त होंगे, साथ ही साथ पर्यटन बढ़ेगा और पड़ोसी देशों से बेहतर संबंध स्थापित होंगे। परंतु चीन के सीपैक प्रोजेक्ट को लेकर केवल भारत नहीं, कई देशों को समस्याएं हैं। चीन हो की जो प्रोजेक्ट है उसको लेकर जापान को, यूएसए को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को भी समस्याएं हैं। ये सारे देश इस परियोजना को लेकर चिंतित हैं। इसलिए भारत की आगे की राह क्या है? आगे की राह यह है कि भारत को इन देशों के साथ मिलकर एक बढ़िया संगठन बनाना चाहिए और चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी BRI का जवाब देने के लिए तैयार होना चाहिए। यद्यपि भारत ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया है, चाहे वो एशियान हो, चाहे वो क्वाड हो या बिम्स्टेक हो, इनके माध्यम से भारत अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है और इन संगठनों से जुड़ रहा है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर देखें, जो हमारा चीन के साथ व्यापार है वो लगभग 70% है। तो व्यापार को भी नजरअंदाज नहीं किया सकता। पर अगर हम दूरगामी परिणाम के रूप में देखें तो चीन की रणनीतियों से भारत को अपने आप को मजबूत करना होगा, पड़ोसियों से बेहतर संबंध स्थापित करने होंगे और चीन को घेरने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर जोर देना होगा। क्योंकि एक्ट ईस्ट पॉलिसी भारत के लिए बड़ी लाभदायक है, जिसके माध्यम से हम पूरे म्यांमार से लेकर कंबोडिया, वियतनाम तक बेहतर संबंध स्थापित करेंगे। और दूसरी बात देखें, भारत को भी इसी प्रकार के प्रोजेक्ट बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह चीन ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बनाया है, भारत को भी इस दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है। यद्यपि भारत ने इस दिशा में क्या किया है? कदम उठा लिया है। कैसा कदम उठा लिया? भारत के बारे में देखें तो भारत ने 2002 में प्रोजेक्ट बनाया था, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। अभी हम रूस से यहां से माध्यम नॉर्थ सी से होते बाल्टिक सी, ये मार्ग जाएगा ईरान से, अजरबैजान से सीधे रूस पहुंच जाएगा। ये सबसे करीबी मार्ग होगा, इसको हम कहेंगे नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसको भारत को और ज्यादा विकसित करने की आवश्यकता है, जिससे हम चीन का जवाब दे सकेंगे। दूसरा क्या है? BDN, ब्लू डॉट नेटवर्क। इस परियोजना से भारत को जुड़ने की आवश्यकता है, जिससे हम चीन के BRI का जवाब दे सके और धीरे धीरे हमारी पहुंच जो है सब तरफ हो। 2019 में आया है ब्लू डॉट नेटवर्क। कब आया है? 2019 में आया हुआ है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें आपको यहां पर? तो यह है ब्लू डॉट नेटवर्क। लेकिन अभी इस BRI के समक्ष कई चुनौतियां हैं। क्या चुनौती है? पैसा कहां से आएगा? वित्त,
पर्यावरण संबंधी चुनौतियां हैं, भ्रष्टाचार की चुनौती की, ये धन कैसे इकट्ठा होगा और धन सही जगह लगेगा कि नहीं लगेगा, फिर अन्य देशों का सहयोग कितना है। धीरे धीरे जो विरोध बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं बीआरआई के लिए अच्छा नहीं है। श्रमिक कहां से आएंगे, तकनीक का विकास कैसे होगा, और सबसे बड़ी बात है कि इसका लाभ चीन को मिलेगा, इसलिए सदस्य देश इसके लिए तैयार नहीं है। हालांकि G7 ने भी बीआरआई के विरोध में या बीआईआई को काउंटर करने के लिए 600 अरब डॉलर की परियोजना तैयार की गई है, जो विकासशील देशों की आधारभूत संरचना को बेहतर करेगी। 2022 की जर्मनी की बैठक में यह तय किया कि 600 अरब डॉलर की परियोजना होगी और 2027 तक इसे तैयार कर लिया जाएगा। क्लियर है? तो यह है बीआरआई। हमने क्या क्या चर्चा की, बीआरआई क्या है, सिल्क रूट क्या है, भारत क्या है, भारत के खतरे क्या है, भारत की आगे की राह क्या है कि भारत को क्या क्या करना चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर की। यह भी एक नई चुनौती है विश्व के लिए और भारत के लिए कि क्या चुनौती है। अभी तक वर्तमान मार्ग जो है चीन का वो ये है, इस तरह से वो यूरोप से जुड़ा हुआ लंबा मार्ग है। इसलिए चीन क्या चाहता है कि आर्कटिक सर्कल से होते हुए पहुंच जाए, और इसको उसने क्या नाम दिया है, इसको नाम दिया है पोलर सिल्क रूट। ध्रुवीय रेशम मार्ग का नाम दिया है। ये नवीन चुनौती विश्व के समक्ष आने वाली है और चीन इससे क्या करेगा कि यूरोप तक उसकी पहुंच आसान हो जाएगी। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ने की यह योजना है जिसे ब्लू इकोनॉमिक कॉरिडोर कहा जाएगा, जो कच्चा तेल और गैस के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्कर्ष के निष्कर्ष में मैं चाहता हूं कि आप इसमें सुझाव अवश्य दें, कमेंट बॉक्स में जाएं, सुझाव क्या दें। सुझाव ये नहीं चाहिए कि कैसा लगा, सुझाव ये चाहिए कि भारत को इस बीआरआई के लिए, भारत को अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, अपने देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, ये सुझाव आपसे अवश्य चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दीपक द्विवेदी, उत्कर्ष के निष्कर्ष में।